हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेज में। पिछली कक्षाओं में जैसा हमने प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ किया था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें महत्वपूर्ण स्थल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह जो तथ्य है उसे अपने अंदर लेना और परीक्षा तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज की जो क्लास है वो तो कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगी। फिर अगली क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के युग है, उससे जो महत्वपूर्ण स्थल है और उन स्थलों से क्या प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित एक मैप की चर्चा कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अभी क्या है, अभी जब इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके कारण लगता है कि इसे बस एक कहानी की तरह पढ़ लिया जाए और उसके बाद जो तथ्य होंगे उन्हें हम क्या मैप के माध्यम से देख लेंगे। तो आज की जो प्रागैतिहासिक काल है, बस यही जान ले कि मानव जब उदय हुआ था तो वह कैसे चलना प्रारंभ किया था। वैसे भी अगर सभ्यताओं के विकास पे देखें तो आज हम जो सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं, जो एआई का समय है, ये भी सभ्यताओं के विकास के क्रम में ही देखे जाते हैं। उस जो प्रक्रिया आज वर्तमान में हम और आप देख रहे हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ था, क्योंकि मानव जब जन्मा था ना, तो वो अपने खाने की तलाश में, अपने रहने की तलाश में, अपने जीवन को यापन करने के लिए नित नवीन परिवर्तन कर रहा था। वही जो नित नवीन परिवर्तन है ना, उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में इतिहास में देखते हैं। हो सकता है ये तथ्य आपको देखने में इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक बार अगर हम लोग अपने ही जीवन में सोच के देखें कि हमारा जन्म एक ऐसे समय में हुआ हो जहां पर खाने पहनने और रहने की कोई सुविधा ना हो। हालांकि आज के जनरेशन के लिए जब हम एआई के समय में जी रहे हैं, तो ऐसे में प्राग ऐतिहासिक काल न केवल पढ़ना, समझना, इवन तो देखना भी बहुत ही दुर्लभ हो जाता है बच्चों के लिए। फिर भी चूंकि परीक्षा की तैयारी सभी बच्चे करते रहते हैं और उसमें कुछ न कुछ तथ्य आते रहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा भी करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। और इतिहास का प्रारंभ हो और प्रागैतिहासिक काल के संघर्षों को न देखा जाए तो शायद इतिहास भी वो रोचकता नहीं आएगी जो मैं अपनी कक्षाओं में लाना चाहती हूँ। जैसा कि इस रोचकता को लाने के लिए आज हम थोड़ी बहुत इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे मानव अपना जीवन प्रारंभ करता है। कुछ हमने पिछली कक्षा में देखी थी, लेकिन आज हम इसे कंपाइल वे में करेंगे, जिससे कि आपको एक ही क्लास में ये चीजें समझ में आ जाए। तो थोड़े तथ्यों को आज हम देखने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं, क्योंकि हमेशा जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो स्थलों से आते रहते हैं, तो उन स्थलों की एक मैपिंग आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उसके माध्यम से आप इन स्थलों को देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आए रहेंगे उसकी भी चर्चा कर ली जाएगी, जिससे ये नीरस टॉपिक को सरस बनाया जा सके। तो आइए इसी के साथ हम लोग कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं। और आज के वर्तमान समय के एआई के युग में हम देखते हैं कि मानव कैसे धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहा और नई तकनीकी का विकास करता रह गया। और तकनीकी का विकास हुआ क्योंकि नवपाषाण काल आते समय, जहां पर हम ये बात देख लेते हैं कि जहां पूरा पाषाण काल था और पूरा पाषाण काल में मानव को रहने तक की व्यवस्था नहीं थी, वो गुफाओं में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में। वहां पर नौ पाषाण काल आते आते उन्होंने अपने आवास को बनाना सीख लिया था, आवास निर्मित कर लिया था। ये क्या था? ये तकनीकी का ही विकास था। इसे जितना अच्छा हम आप समझेंगे ना, उतना तो वो पुराने भी नहीं समझते थे, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते थे, उनकी जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उसी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते थे, निर्माण करते थे। और इस आवश्यकता और निर्माण पूर्ति की जो प्रक्रिया थी, उसने उस प्राग ऐतिहासिक युग को तीन भागों में बांटकर देखने की परंपरा शुरू की। पहला आप जानते हैं, पहला जो था हमारा वो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल। और दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हमारा नव पाषाण काल, नौ।
पाषाण काल। ये जो हमारा विभाजन था, इसमें लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि ये तीन विभाजन में जो पूरा पाषाण काल था वो भी तीन भागों में बांटा गया था। किसमें? निम्न पूरा पाषाण काल था, ये मतलब निम्न लगा के यही पूरा पाषाण काल था। फिर हमारा मध्य पूरा पाषाण काल था, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल था। इस प्रकार हम जाने कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित हो गया था। और प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद जो पूरा पाषाण काल था वो भी तीन भागों में हो गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। कल हमने थोड़ी बात कर ली थी कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसकी क्या विशेषता थी, तो आज भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें तीन भाग हो गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। आइए देखते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी विशेषताएं क्या थी। तो जो हमारी विशेषताएं थी उनके बारे में अगर चर्चा करें तो एक, हमारे जो ये मध्य पूरा पाषाण युग में मानव का प्रारंभ था, मतलब जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव क्या करता था? मानव खानाबदोश जीवन जीता था। वह रहने के लिए उसे कोई स्थान प्राप्त नहीं था, और वह गुफाओं में रहता था, खाना बदोशी जीवन जीता था, शैलाश्रयों में रह लेता था, और कंदमूल खा के अपने जीवन का निर्वहन किया करता था। कौन करता था? मानव करता था। यही हमारा पूरा पाषाण युग का प्रारंभ था। उसके बाद जब पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल युग को हम देखते हैं, तो इसकी क्या विशेषता थी? इसमें थी कि वो शिकारी की तरह अपना जीवन जीते थे, नदियों और गुफाओं में रह लेते थे। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यही प्रारंभ है। कोई भी मानव चलेगा तो वो अपने खाने पीने की व्यवस्था। तो इसमें जो पूरा पाषाण युग में है ना, वो कुछ महत्वपूर्ण बस स्थल है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जीवन को ऐसे ही समझना है कि जब मानव निर्मित था कुछ नहीं था, उसने धीरे धीरे अपने खाने पानी की व्यवस्था करना शुरू कर दी। तो इसमें जो है कि 1863 में ना पल्लवरम नामक स्थान पे पहला क्या है, रॉबर्ट बुशगुप्त ने हस्त कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ी की खोज की थी। इसी से क्या हुआ था, हमारे पूरा पाषाण युग के खोज की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अब प्रारंभ हो गई तो फिर आते आते निम्न पूरा पाषाण युग आया। निम्न पूरा पाषाण युग में बहुत परिवर्तन नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि वो जो समय था ना वो हिमयुग का था। हिमयुग का था, लेकिन इसमें एक विशेषता आप जरूर कह सकते हैं। वो क्या है? वो एक विशेषता ये थी कि इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन यही आता है कि किस काल की विशेषता थी कि क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हथियारों का प्रयोग किया जाता था? तो ये निम्न पूरा पाषाण काल की व्यवस्था थी जिसमें क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। बाकी जो सभ्यता थी वो सोन नदी घाटी और सोन संस्कृति में थी। उसके अलावा सोन घाटी, हम कहाँ पर है सोन घाटी? आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और बेलन घाटी यूपी में, और भीम बेटिका में क्या है, इनके स्थल निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों को देखा गया था। उसके बाद हमारे निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल देखे गए थे। जब मानव ने फिर क्या किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता आगे बढ़ने लगी और स्थानों की भी, स्थान की प्रकृति बदलने लगी। अब आइए देखते हैं कि जो निम्न पूरा का पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार कैसे बदलने लगे। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल था वहां पे क्या हुआ, छोटे और हल्के हथियार, मतलब आप उसको इमेजिन करके भी सोच सकते हैं कि जब निम्न पूरा पाषाण काल था भारी औजारों को वो उठाते थे। भारी औजारों के साथ किसी भी चीज को, किसी भी शिकार को करना शायद उनके लिए दुर्लभ हुआ करता था। यही कारण है कि मध्य पूरा पाषाण काल आते आते मानव ने क्या किया, हल्के औजारों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि फलक, फलक क्या होता था, जो नदियों से पत्थरों को काटा जाता था। तो नदियों से जो पत्थर कट जाते थे और वो थोड़ा फलक थोड़ा शार्प हो जाते थे, उन्हीं से वो ब्लेड, स्क्रपर इत्यादि का निर्माण करते थे। यहाँ का जो समय था, यहाँ पर नियंडरथल मानव की परंपरा देखी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि उच्च पूरा पाषाण काल की क्या स्थिति थी। तो यहाँ जो मानव था वो होमोसैपियंस मानव हो गया था। यहाँ इस समय उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी, दांत और सींग के बने औजारों का प्रयोग होने लगा था। और यहाँ पर भीम बेटका के शैल चित्रों की जो परंपरा देखी गई है, हम जानते हैं कि विश्व विरासत स्थल में भी
विश्व विरासत स्थल में भी भीमबेटका को शामिल कर लिया गया है। तो भीमबेटका एक ऐसा स्थल था जो क्या था, विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया है। और ये कहाँ पर है, तो यह एमपी के रायसेन में पाया जाता है, रायसेन में स्थित है। तो रायसेन जो जिला है ना, वहां पर क्या है, इसकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। और भीमबेटका की गुफाएं न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सोचिए उच्च पुरापाषाण काल में ही क्या मानव इतनी कलात्मकता की ओर बढ़ने लगा था कि वह चित्रकारी करने लगा। हालांकि प्रारंभ पुरापाषाण काल से भीमबेटका में निम्न पुरापाषाण काल के भी स्थल देखे गए हैं, लेकिन जो चित्रकारी था वो आते आते उच्च पुरापाषाण काल में अपने अस्तित्व में आ गया था। तो अस्तित्व के रूप में देखने के लिए हमें देखेंगे कि वो उच्च पुरापाषाण काल था। यहाँ भी जो स्थल थे, जो स्थल हुआ करते थे, बेलन घाटी, भीमबेटका, छोटा नागपुर का पठार और कुरनूल के जो गुफाएं हैं, वो सभी इसमें शामिल थे। तो यहाँ तक हमारी उच्च पुरापाषाण काल की जो क्रमिक विकास था वो देखा हमने, कि कैसे मानव गुफाओं में रहना शुरू करता है, फिर कैसे वो भारी हथियारों से तंग आकर उसने क्या किया, हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। और फिर जब वो उच्च पूरा पाषाण काल में आया तो उसने क्या, पॉलिशदार अपने हथियार बनाने लग गया था। और पॉलिशदार हथियारों के साथ ही फेंकने वाले हथियारों का भी प्रयोग करने लगा था, जिससे क्या उनके लिए शिकार करना थोड़ा सहज हो जाए। हालांकि अब आते हैं, हम देखते हैं कि मध्य पाषाण युग में क्या विशेषता थी। तो जो मध्य पाषाण युग था वो 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक चला था। इसकी क्या विशेषता थी, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी कही जाएगी। क्यों कही जाएगी, क्योंकि भाई जहां पर वो एकदम से पत्थरों पर निर्भर रहते थे, और नवपाषाण काल आते आते उन्होंने तकनीकी का विकास किया और उनके जीवन में क्या परिवर्तन देखे गए। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में, जैसा कि इसका नाम ही है मध्यपाषाण काल, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहे थे, तकनीकी परिवर्तन हो रहे, वो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए तकनीकी परिवर्तन थे। क्योंकि पर्यावरण जैसे बदल रहा था, मानो उसी के अनुसार अपनी क्या कर रहा था, अपनी वस्तुओं को बदल रहा था, अपनी चीजों को देख रहा था। तो नौपाषाण काल आते आते क्या बर्फ पिघलने लग रहा था। बर्फ के पिघलने के बाद क्या हुआ, तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने लगेगा तो लोगों को थोड़ा स्थायित्व मिलेगा, क्योंकि जहां बर्फ रहता था वहां पर बस गुफाओं में रहते थे, काम करने के बाद उन्हें रहना पड़ जाता था घरों के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, वो पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू शुरू किया था। कब, मध्य पाषाण का। ये बताता है कि कैसे धीरे धीरे स्थायित्व आने लगा था। और जो आदमगढ़ है और बागौर है, वहां से क्या हुआ था, वहां पालतू जानवरों के प्रथम साक्ष्य मिले थे। तो पालतू जानवरों के जो प्रथम साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे, तो वो हमारे कहाँ पर, बागौर से। और आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, तो आदमगढ़ हमारा पड़ रहा था राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में हमारा आदमगढ़ है। और बागौर में जो है वो राजस्थान में है। यहाँ से क्या, पालतू पशुओं के प्रमाण मिलना शुरू हुए, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये मध्य पाषाण काल की थी, जब वो छोटे हथियारों को और छोटा करने लगे और उसके बाद उन्होंने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हमारे पास है मध्य पाषाण युग के जो उपकरण थे वो कैसे थे, तो आइए देख लेते हैं। छोटे थे, थोड़े छोटे थे, नुकीले पत्थरों को बनाए जाते थे। नुकीले पत्थरों को बनाकर वो क्या करते थे, उसे हत्थे से जोड़कर, जैसे हम कहते हैं कैसे हाथों में पकड़कर अगर हम किसी चीज को मारना शुरू करें, तो वो ऐसा ही था कि उन्हें हड्डी के हत्थे से जोड़कर भाले, मतलब नुकीली चीजें बनाई जाती थी। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसी नुकीली चीजों को बनाया करते थे और उसे क्या करते थे, हड्डी का। अब देखिए तकनीकी विकास कैसे होने लगा, सिर्फ हथियारों में वो पत्थरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अब वो हड्डियों का भी प्रयोग करके वो उत्तम कोटि के हथियार बना रहे हैं। जिससे क्या, वो अपनी सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा के साथ हंटिंग कर पा रहे हैं और अपने शिकार करके अपने खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। इसके बाद गुफाओं की दीवारों पर शिकार, नृत्य और जानवरों के चित्र, मतलब जो शैल चित्रों की परंपरा बढ़ी ना, उसमें शिकार जो वो करते थे और जो जानवरों को पालने की मध्य पाषाण काल में परंपरा प्रारंभ हुई थी, वो सभी चीजें उन्नत में दिखने लगी और वो उनकी चित्रकला में भी दिखने लगी। अंत्येष्टि परंपरा, मरणोपरांत जो अंत्येष्टि परंपरा थी और मृतकों को दफनाने की व्यवस्थित प्रथा भी मध्य पाषाण काल में ही क्या हुई थी, प्रारंभ
हुई थी। तो मध्य पाषाण काल एक ऐसा था जो ट्रांजिशन का तो था, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि वो पशुपालन का प्रारंभ कर लेते हैं, अपनी जो चित्रकला है उसको जीवन शैली से जोड़ पाते हैं, जो नवीन कार्य वो कर रहे हैं वो उनकी चित्रकला में हमें देखने को मिल जाता है। ये सारी जो परिवर्तन हो रहे थे वो मानव की आवश्यकताओं के क्या हो रहे थे, अनुकूल चल रहे थे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है कि मध्य पाषाण युग के जो स्थल है, स्थलों के लिए हम एक नई क्लास भी, एक मैपिंग क्लास लेकर आएंगे जो इस क्लास के बाद होगी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है, क्योंकि प्रश्नों के आता प्रश्न आते वही हैं, बाकी सारी तो ऐसी कहानियां हैं जो हमें क्या होता है कि पढ़ाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक क्रम है विकास का जिसे इतिहास में शामिल करना अपरिहार्य है। आइए देखिए कि इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल से ही भीमबेटका की चर्चा मिलती आई है। सराय नाहर जो कहाँ पर है, सराय नाहर आपको यूपी में देखने को मिलेगा। सुंदरगढ़ है, उड़ीसा में है। ऐसे ऐसा ही एक स्थल केरल में भी ए एजुथु गुहा में मिला है, जो किससे रिलेटेड है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है वो प्रमुख क्या है, आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है, बागौर है जो राजस्थान में है। यहाँ से क्या पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, आदमगढ़ से और बागौर से। अब तो प्रश्न भी ऐसे ही आते हैं। अब आइए नवपाषाण काल का बारे में देखें। तो जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का हम प्रारंभ कहाँ से मानते हैं, तो नवपाषाण काल हमें 6000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है और ये 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहता है। ये नवपाषाणी क्रांति कही जाती है। क्यों? क्योंकि अब मानव जो खाना बदोश जीवन था ना, उस खाना बदोश जीवन से मुक्त हो चुका था। अब वह खाद्य संग्राहक की जगह खाद्य उत्पादक बन गया था। देखिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन है कि वो पहले संग्रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है, अब क्या हो गया कि वह उत्पादन की ओर बढ़ गया। उत्पादन में बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वो खेती की जो परंपरा थी वो प्रारंभ हो गई। और जैसे ही खेती का प्रारंभ होगा, हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि खेती प्रारंभ होने के बाद क्या होगा, खाद्यान्न का उत्पादन होगा। खाद्यान्न उत्पादन के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही नवपाषाण काल था जब भारत में मृद भांडों की परंपरा प्रारंभ हो गई। मृद भांड किसे कहते हैं, जो मिट्टी के वो बर्तन बनाया करते थे उन्हें मृद भांड कहा करते थे। तो अब नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नई ऐसी तकनीकी थी जिसका जिसका विकास हो गया था। सबसे बड़ा तो क्या हमने बात की कि हाँ, यहाँ पर किस बात का बात हुआ था कि बस्तियों में अब स्थायी बस्तियां बनने लग गई थी। वो खाद्य उत्पादक के साथ क्या खाद्य संग्राहक बन गया, खाद्य उत्पादकता करने लगा था और खाद्य संग्राहक बन चुका था। उसके साथ ही सूत काटना, कपड़ा काटना, नाव की परंपरा मतलब धीरे धीरे चलाना उसे शुरू किया था। मिट्टी के बने बर्तन और हाथ के चाक से बनाते थे। तो मतलब क्या, जो चाक घूम के बर्तन बनाए जाते हैं उसकी भी परंपरा हमारे नवपाषाण काल में प्रारंभ हो जाती है। ये क्या था, ये तकनीकी की दिशा में क्या एक क्रांति के रूप में देखा जाता था। अच्छा, जब कृषि का प्रारंभ हो गया तो उस कृषि के प्रारंभ में कुछ विशिष्ट प्रकार के औजार थे जिनका प्रयोग किया जाता था। तो वो उपकरण क्या थे जिनका कृषि में प्रयोग होता, तो पाल वो तो यहाँ पर जो उपकरण थे वो थे कि पॉलिश किए हुए पत्थर और हड्डी के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। पॉलिश हुए जो कुलहस्त कुल्हाड़ी थी, छेनी, सुई और तीर के फल भी क्या हुए थे, इस समय नवपाषाण काल की परंपरा में प्रारंभ हो गए थे। जो कृषि थी उसकी व्यवस्थित खेती शुरू हो गई थी, हमने बात की इसकी। उस कृषि में भी कुछ फसलें मुख्य थी, जैसे रागी थी, कुल्थी थी और गेहूं था। पशुपालन में अगर देखें तो पशुपालन भी कुछ स्पेसिफिक हुआ करता था। जैसे अगर गाय की बात करें, भेड़ बकरी पालतू, भेड़ बकरी को क्या किया गया था, पालतू बनाया गया था। और ये पालतू पशु क्या थे, नवपाषाण कालीन युग में वो नवपाषाण कालीन लोगों की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। तो यहाँ हमने देखा कि जो नवपाषाण काल है
वो महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए देखते, अब यहाँ पर जो नौपाषाणीन कालीन बर्तन थे उसमें भी कलात्मकता दिखती है। जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पर चाक की परंपरा भी प्रारंभ हो चुकी थी। अब चाक की परंपरा थी और नवीन बर्तनों का निर्माण और मृद भांडों का निर्माण एक जेन्युइन भी था। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि कृषि उत्पादन होगा, अधिशेष होगा। जैसे ही क्या होता है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ेगी तो संग्रह का कार्य होगा, संग्रह। अब ये संग्रह कहाँ करेंगे? तो संग्रह के लिए हमें पात्र की जरूरत पड़ेगी। और ये पात्र ने क्या किया? ये मृदभांड परंपरा को प्रारंभ कर दिया। अब क्या करते थे? तो मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमुख उद्योग बन गया। क्यों? क्योंकि संग्रह करने के लिए व्यवस्था करनी थी, उसके बाद उपयोग में। तो ये कहाँ प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कहाँ होने लगा? भोजन भंडारण में, उसको पकाने के लिए। अच्छा, एक बात और भी है कि अग्नि की खोज हो चुकी थी। अब क्या था? अग्नि की खोज हो गई थी। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझेंगे। ये क्या करते थे, जब शिकार करने जाते थे ना, तो शिकार करने जाने पर वो पत्थर पे पत्थर मारते थे। उसी पत्थरों से क्या हुआ? चिंगारी का उद्भव होता है। और ये चिंगारी क्या हुई कि जब उन्होंने शिकार किया, जैसे शिकार कैसे करते थे, जैसे गड्ढे बना दिए जाते थे, उन गड्ढों में पत्तियां रख दिए। अब वो शिकार को मारने की कोशिश करते थे, जो पत्थरों से चिंगारी निकलती थी वो जलने लगती। अब जलने लगी तो जो इन्होंने शिकार किया था वो क्या हुआ? वो कच्चे की जगह वो भुन गया। अब क्या हुआ कि जो पका हुआ मांस था इन्हें बेहद पसंद आने लगा। फिर इन्हीं इसी प्रक्रिया के तहत क्या हो गया? इसी प्रक्रिया के तहत इन्होंने अग्नि का आविष्कार कर डाला। और अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने ये क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में जाना गया। तो नवपाषाण काल में क्रांतिकारी परिवर्तन इसी कुछ रूपों में हम देख सकते हैं। कृषि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कहा कि हम अगली कक्षा में इसके मैप पर बात करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्थल लिखे हुए हैं जिसे देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोल्डिवा है, कोल्डिवा से कृषि के प्रमाण मिले थे। मेहरगढ़ भी कृषि के लिए जाना जाता है, नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, चिरांद बिहार में, गुफकुराल कश्मीर में, कुछ ऐसी जगह है जो नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। और इन स्थलों से संबंधित क्या हुआ इसमें, यहाँ स्थानों पर साक्ष्य मिले हैं जो इतिहास को निर्मित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उभर कर सामने आए। अब हम जब अगली कक्षा के इसी के साथ क्या नवपाषाण काल के जो हमारे मुख्य स्रोत रहे, जो नव निर्माण रहे हैं, हमने प्रागैतिहासिक काल में सभी तथ्यों को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक मैप के माध्यम से इसे देखेंगे, फिर उससे अगली क्लास में इसको प्रश्नों के माध्यम से देखते हुए इस क्लास को पूरा करेंगे। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।